आपको बता दें कि जितेंद्र से जो बात आज होने वाली है वो होने वाली है मुंबई की सड़कों पर जो भाषा को लेकर संग्राम मचा हुआ है। एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और काफी खींचतान वहां पर दिखाई दे रही है। भाषा को लेकर यह विवाद कई दिनों से चला आ रहा है, सियासत इस पर गरमाई हुई है। इसके हर पहलू पर आज विस्तार से जितेंद्र आपको बताने वाले हैं। जितेंद्र जी बिल्कुल अनंत, आप सही कह रहे हैं। भाषा को लेकर जमकर राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में, और खास करके अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई से सटे मीरा रोड में आज सुबह से ही एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया हुआ है। देखिए, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने ही बीते हफ्ते एक राजस्थानी दुकानदार को इसलिए थप्पड़ों से पीट दिया था क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा था। मराठी भाषा को लेकर उसकी बहस हो गई थी। उसके बाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं की सिर्फ कागजी गिरफ्तारी हुई और वो छूट गए। लेकिन जो तमाम दुकानदार थे, जो गुजराती और राजस्थानी समुदाय के तमाम दुकानदार थे, उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया था। तो अब एमएनएस ने ऐलान किया कि उस विरोध प्रदर्शन के जवाब में ये भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि वो जो विरोध प्रदर्शन था व्यापारियों का, वो बीजेपी ने प्रायोजित करवाया था। और उसके जवाब में अब एमएनएस का कहना है कि एमएनएस और दूसरे मराठी संगठन वो मिलकर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, मराठी भाषी लोगों की एकजुटता दिखाएंगे। और इसके लिए आज जिस जगह पर वो घटना हुई थी थप्पड़ मारने वाली, वहां से स्थानीय बीजेपी नेता नरेंद्र मेहता के दफ्तर तक ये पूरा मोर्चा जाना था। इसकी परमिशन पुलिस ने नहीं दी थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, हिंसा हो सकती है, मारधाड़ हो सकती है। इसके लिए पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। और जो कार्यकर्ता वहां पर जमने लगे थे उनको पुलिस ने डिटेन करना शुरू कर दिया। बीती रात को ही एमएनएस के नेताओं की धरपकड़ भी शुरू हो गई और थाने यूनिट के जो एमएनएस के नेता थे अविनाश जाधव, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अब से कुछ देर पहले ही छोड़ा गया उनको। तुम्ही बाहेर जावा, नाही तर चेंबाल ताई बाहेर जाऊ। इस पूरे मामले में एमएनएस ने सरकार को निशाने पर लिया, देवेंद्र फडणवीस की सरकार को। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने यह स्पष्ट किया कि देखिए, अगर आप परमिशन मांगेंगे तो परमिशन आपको दी जाएगी, लेकिन परमिशन देते वक्त ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसकी वजह से, आपके आयोजन की वजह से, आपके कार्यक्रम की वजह से कोई हिंसा ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। सुनिए फडणवीस ने क्या कहा इस मामले में। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी, तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। देखिए, भाषा को लेकर लगी इस आग में घी डालने का काम किया बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने। उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे महाराष्ट्र की चंद पार्टियां और ज्यादा भड़क गई। सुनिए निशिकांत दुबे ने क्या कहा। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हों चाहे लाजपत राय हों, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हों, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है।
लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। अच्छा, इस पूरे भाषा को लेकर जो विवाद हो रहा है उसमें एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना धर्म संकट में फंस गई थी। एक तरफ चूंकि वो सत्ताधारी महायुति गठबंधन का हिस्सा है, तो ऐसे में वो भाषा को लेकर जो सरकार ने आदेश जारी किया था प्राइमरी स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का, उसका विरोध भी नहीं कर रही थी। और दूसरी तरफ जो है वो खुलकर समर्थन में भी नहीं आ रही थी, जो बाकी की पार्टियां जो आंदोलन कर रही थी उनके साथ भी नहीं थी। लेकिन आज अचानक एकनाथ शिंदे की पार्टी के मंत्री प्रताप सरनाइक वो पहुंच गए इस मोर्चे में शामिल होने के लिए, लेकिन वहां पर उनको वहां से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया और उनको वो जगह छोड़कर भागनी पड़ी। मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी वहीं पर मौजूद हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? जो मोर्चे का आयोजन हो रहा है, क्या वहां पर अब स्थिति नियंत्रण में आई है? क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे कि काफी झड़प हो रही थी पुलिसकर्मियों के साथ, और प्रताप सरनाइक का क्या हाल हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सुबह से जो माहौल बिगड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं जो एमएनएस के कार्यकर्ता अड़े हुए थे कि हमें उसी रूट से जाना है, वही प्रदर्शन करना है, उसे पुलिस ने सीधे तौर पर नकार दिया, उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद में कुछ लोग मोर्चा लेकर निकालने में सक्षम रहे और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मेरे पीछे बराबर मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस ने आखिरकार यहाँ पर उनको एकत्रित होने का अनुमति दी और उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और शांतिपूर्ण किया जा रहा है। रही बात प्रताप सरनाइक की, मैं आपको बता दूं, प्रताप सरनाइक महायुति में मंत्री है, परिवहन मंत्री है और एकनाथ शिंदे गुट से आते हैं। कुछ ही देर पहले की बात है, जब वो यहाँ पहुंचे, उन्हें लगा कि मुझे स्वागत किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एमएनएस कार्यकर्ता, शिवसेना उबाटा गठ के कार्यकर्ता, दोनों ने उसका विरोध किया और साफ तौर पे कह दिया कि माहौल बिगड़े उसके पहले आप यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ पर आने की कोई अनुमति नहीं है। और कहीं ना कहीं हमने उनके काफिले को भी फॉलो किया, पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ उन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया, क्योंकि स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो चुकी थी कि कोई हादसा ना हो जाए मंत्री के साथ। ऐसी परिस्थिति के बीच पुलिस की छावनी में उनको यहाँ से बाहर निकाला गया, क्योंकि पूरा विवाद जो मराठी बनाम हिंदी का रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना पीछे पड़ती हुई नजर आ रही थी। तो आज एक प्रकार का दाव खेलने की कोशिश की गई प्रताप सरनाइक द्वारा, लेकिन वो विफल साबित होते हुए नजर आया। क्योंकि आपको बता दूं, दादा भूसे जो शिक्षण मंत्री है, वो भी एकनाथ शिंदे के कोटे से आते हैं और वो तमाम लोगों से मिल रहे थे कि आप तीसरी भाषा के हिंदी के तौर पर स्वीकार करें। तो आप समझ सकते हैं सरकार में रहकर एकनाथ शिंदे का स्टैंड क्या था। उससे काफी नाराज थे लोग, खास करके एमएनएस और शिवसेना यूबीटी जो लगातार विरोध कर रही है। और उसके बाद आज जब फिर से एक बार कोशिश की गई प्रताप सरनाइक द्वारा, जो एकनाथ शिंदे के गुट से मंत्री है, यहाँ पर आकर शामिल हो, कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन वो नाकाम साबित हुआ और उनको यहाँ से भागना पड़ा, कहीं ना कहीं पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ से निकलना पड़ा। इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि क्या राजनीतिक समीकरण हो रहा है और इसका प्रभाव आने वाले बीएमसी चुनाव पर कितना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मराठी वोटों को एक करने की कोशिश जो दो भाई ने शुरुआत की है, वो कहीं ना कहीं वायलेंट होती नजर आ रही है, आक्रामक रूप लेते हुए नजर आ रही है। और इस तरीके का प्रदर्शन सीधी चुनौती है सरकार को। जी बिल्कुल सीधी चुनौती है सरकार को। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा। अब इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, संजय निरुपम जो कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया था और उस वीडियो में ये दिख रहा है कि एक शख्स एक महिला के साथ शराब पीकर बदसलूकी कर रहा है और ये शख्स बताता है कि एक एमएनएस नेता का बेटा है। अब होता यह है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन चंद हल्की फुल्की धाराएं लगाकर जो है उसको छोड़ दिया जाता है। अब आज संजय निरुपम उस आंबोली पुलिस थाने पहुंचे जहां पर कि ये एफआईआर दर्ज की गई थी, साथ में वो महिला भी मौजूद थी जिसके साथ इस शख्स ने बदसलूकी की। वहां पर जाकर पुलिस से बात की इन्होंने और कहा कि इस तरह से अगर कोई किसी की गाड़ी को ठोकता है, शराब पीकर टक्कर मारता है और उसके बाद गाली गलौज करता है, महिला के साथ बदतमीजी करता है, तो फिर ये जो है इतनी हल्की धाराओं के तहत उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। उसमें अहम बात यह है कि जो महिला है जिसके साथ ये बदसलूकी हुई वो एक मराठी भाषी महिला है और ये जो बदसलूकी का आरोपी है
वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता का बेटा है। वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि अपने आप को मराठी भाषियों का हितैषी बताती है और इसी वजह से इस पूरे मामले ने एक राजनीतिक रंग भी ले लिया है। आइए सुनते हैं कि संजय निरुपम जो कि इस मौके पर पहुंचे उनका क्या कहना था। राजश्री मोरे एक मराठी लड़की है जो अपना स्टूडियो चलाती है। उसने अपने पोस्ट में कहीं पे एक जो नॉन महाराष्ट्रियन लोग हैं उनके सपोर्ट में अपनी बात कह दी, तो उसके ऊपर सब लोग 200 लोग पहुंच गए उसका स्टूडियो तोड़ने के लिए। उसके बाद कल परसों रात को जो हुआ कि एक शराब के नशे में धुत एक मनसे के नेता का बेटा उसकी गाड़ी को ठोक रहा है, उसको गाली दे रहा है। तो ऐसे में वो लड़की अपने आप को अकेले न महसूस करे, असुरक्षित न महसूस करे। हम लोग उसके साथ खड़े हैं और अभी आकर यहाँ पुलिस स्टेशन में हमने यही कहा कि जितने ज़्यादा संभव हो आप एक कड़े जो सेक्शन है वो लगाइए और ऐसे अपराध और अपराधियों को छोड़ने की आवश्यकता है। तो आपने सुना संजय निरुपम को। अब आइए सुनते हैं उस महिला को जिसके साथ में इस शख्स ने बदसलूकी की। उसने आज एनडीटीवी के कैमरे पर अपनी आपबीती सुनाई। संक्षेप में जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था उसके साथ, सुनिए। आज अपने पुलिस स्टेशन में यही बात रखी है कि इसमें उस लड़के को नोटिस पे कैसे छोड़ा गया। क्या आज महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं है, कोई कानून नहीं बने हुए हैं? रोड पे खुलेआम एक लड़की को इस तरीके से बदनाम करना, गाली देना, धमकियां देना, इतना सब कुछ होने के बावजूद केवल एक नोटिस पे छोड़ दिया। एफआईआर रजिस्टर हुआ है लेकिन एज यू सेड लीनियंट सेक्शंस है। आपके अभी पुलिस से क्या अश्योरेंस मिली है जब आप वापस इधर आई आज निरुपम सर के साथ? पुलिस हमें बिल्कुल कोऑपरेट कर रही है। उनका कहना यही है कि उन्होंने अभी तक पूरी आधी से ज़्यादा जानकारी निकाली है कि वो कहाँ से निकला था, वो कैसे आया, फिर वो किस रास्ते से जा रहा था, क्या मुझे टारगेट किया गया है। अब धीरे धीरे पता चलेगा और आगे की कार्रवाई उसी तरीके से होगी। नहीं, कुछ तस्वीरें आ रही हैं मुंबई के पास थाने से, मुंबई से सटे थाने से तस्वीरें आ रही हैं। इन थाने की ये तस्वीरें हैं। चालू आहे आणि जाणून बुजून या ठिकाणी मराठी माणसाला डिवचण्याचं काम त्या ठिकाणी चालू आहे। आणि तुम्ही बघितलं असेल पहिल्या आधी त्या ठिकाणी आज या ठिकाणी बघितलं असेल की या ठिकाणी पहिल्यांदा त्या ठिकाणी हे केलं की बटेंगे तो कटेंगे म्हणजे हिंदू मुसलमान या ठिकाणी लावण्याचा प्रयत्न केला। आज तुम्ही बघितलं असेल मराठा समाज असेल, धनगर समाज असेल, इतर बाकी समाज असेल, ओबीसी समाज असेल, या ठिकाणी त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी मोर्चे काढले, त्या ठिकाणी सुद्धा दडपण्याचं काम केलं होतं। आणि आज या ठिकाणी सर्व मराठी बांधव आणि त्यांना मराठी भाषेवरती प्रेम करणारे इतर भाषिक सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी आज तो ये हलचल थी मुंबई से सटे थाने की, जहां पर की भाषा को लेकर संग्राम मचा हुआ है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो कुछ भी आगे होगा हम आपको दिखाएंगे। अब आइए चलते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर के पास पटना। धन्यवाद जितेंद्र। और हम बात करेंगे गोपाल खेमका हत्याकांड की, वो हत्याकांड जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया था और पिछले 4 दिनों से बिहार में इस पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है। बिहार पुलिस और पटना पुलिस ने इसमें लगातार और ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इसमें पहले आपको अपने दर्शकों को अपडेट दे दें, अभी तक इसमें जो कार्रवाई हुई है, इसका जो मुख्य शूटर था उमेश, वो बिहार पुलिस पटना पुलिस के गिरफ्त में है। इसका जो मुख्य साजिश करता था अशोक साव, वो गिरफ्तार किया जा चुका है। और उमेश जो मुख्य शूटर था उसका एक सहयोगी जो है वो राजा जिसका नाम था, वो आज तड़के सुबह जो है वो पटना पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। एक और साथी इसका फरार चल रहा है, जो पटना पुलिस का दावा है कि उसे बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के ये मामला जो है ये सुलझता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे मंशा क्या थी, क्यों किसी ने सुपारी दी गोपाल खेमका के हत्या की, इन सारे बिंदुओं पे जो है आज प्रकाश डालेंगे डीजीपी बिहार, जो 5 बजे आज प्रेस से जब मुखातिब होंगे वो उस पूरे हत्याकांड के जो रहस्य है उसे खोलेंगे। लेकिन पहले हम अपने सहयोगियों से बात करते हैं, उन सहयोगियों से जो लगातार इस पूरे घटना पर रिपोर्ट करते रहे हैं, इसके हर पहलू पे उन्होंने नज़र रखा है। तो शिवम हमारे संवाददाता हैं जो जुड़े हुए हैं पटना से, जो लगातार इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सोमू हैं जो इस खबर पे नज़र रखे हुए हैं।
और साथ ही हम आज बात करेंगे पूर्णिया की उस जघन्य घटना की जिसमें एक परिवार के 5 लोगों को न केवल मौत के घाट उतार दिया गया बल्कि उन्हें जला भी दिया गया और उसके बाद उनके शव को छुपा दिया गया। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रमन राय वहां मौजूद हैं। उन्होंने उस गांव में जाकर लोगों से बात की, उस पीड़ित परिवार के बाकी सदस्यों से मुलाकात की, वहां के कमिश्नर से अपडेट लिया और साथ में पप्पू यादव जो कि वहां के सांसद हैं उनसे भी वो मिलकर आए हैं। तो उनसे भी अपडेट लेंगे कि इस घटनाक्रम का अपडेट क्या है। पहले शिवम से बात करते हैं जो कि गोपाल खेमका हत्याकांड पे लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। शिवम, ये बताइए कि कल रात में जब अपार्टमेंट में एक छापेमारी हुई, मुख्य साजिशकर्ता पकड़ा गया, उसके बाद आज सुबह जब इनकाउंटर हुई है, इस पूरे समय आप मौजूद थे वहां, ये सारा अपडेट क्या क्या हुआ है वो हमारे दर्शकों को दीजिए पहले आप। लगता है शिवम तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। हम शिवम से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो पहले सोमू जो हैं वो भी इस घटना पर नज़र रखे हुए हैं, लगातार इसके हर पहलू पे रिपोर्टिंग करते रहे हैं। सोमू, ये बताइए कि ये जो घटना हुई है गोपाल खेमका घटना, इसने बिहार पुलिस और बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और विपक्ष को एक मौका दे दिया है इनके ऊपर हमला करने का। चुनाव से ठीक पहले ये कितना घातक हो सकता है नीतीश सरकार के लिए या एनडीए सरकार के लिए? निश्चित रूप से देखिए, अभी चुनाव आने हैं और चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ सबसे बड़ा जो दांव होता है एनडीए गठबंधन का, वो जंगल राज की याद कराना होता है, जिसमें इस तरह की हत्याएं और अपहरण की घटनाएं जो हैं वो लगातार बताई जाती हैं। अगर चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं होती हैं तो जाहिर तौर पे इसका नुकसान जो है वो सरकार जो है उसकी छवि को और आने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन को हो सकता है। और इसीलिए देखिए, महत्वपूर्ण सहयोगी चिराग पासवान जिस तरह से आकर के बयान दे रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया, उनकी पार्टी के जो बाकी सांसद हैं, अरुण भारती हो, राजेश वर्मा हो, उन्होंने भी जिस तरह का रुख अपनाया है उससे जाहिर तौर पे यह भी लग रहा है कि एनडीए के अंदर से भी इसको लेकर आवाजें उठ रही हैं। तो जाहिर तौर पे विपक्ष कितना ज्यादा हमलावर होगा वो सोचा जा सकता है और शायद यही कोशिश है कि लोगों के गुस्से को कम किया जा सके, ताकि अंदर से भी अगर आवाज आती है तो लोग ये समझेंगे कि अंदर में भी इसको लेकर के बात हो रही है। हालांकि आज जब इनकाउंटर की घटना हुई है तो जाहिर तौर पर इससे लोगों का आक्रोश थोड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी और जिले में, क्योंकि नालंदा में भी अभी डबल मर्डर हुआ और उसके बाद अलग अलग जगहों पर हत्याएं हुई हैं, तो अगर ऐसी घटनाएं और ज्यादा बढ़ती हैं, नहीं रुकती हैं, तो इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम अगर दोबारा शिवम से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हम रुक करते हैं पूर्णिया का, जहां ग्राउंड जीरो पे हमारे संवाददाता रमन राय मौजूद हैं, उस गांव में मौजूद हैं जहां पे ये जघन्य हत्याकांड हुई है। एक परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया, उनके शवों को जला दिया गया। रमन, आप वहां पर मौजूद हैं। जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि इसमें पूरा का पूरा गांव एक तरह से दोषी है, क्योंकि वो वहां मौजूद थे, उनके सामने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उन्होंने न केवल इसे रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि प्रशासन को भी इसकी सूचना नहीं दी। क्या अपडेट है अरमान? जी बिल्कुल प्रभाकर, ये जो घटना थी बिल्कुल अमानवीय घटना पूर्णिया में हुई है और पूरा गांव ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। लगभग 50 से ज़्यादा लोग इस घटना में शामिल थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। एक ही परिवार के 5 लोगों को ब्लैक मैजिक का आरोप लगाकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, उनके शवों को जला दिया जाता है और फिर उन्हें डंप भी कर दिया जाता है। जब प्रशासन को इसकी सूचना मिलती है तो गांव में छापेमारी होती है, लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो पूरा गांव जो है वो बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता है पूरे गांव में। और आज पूर्णिया के कमिश्नर और तमाम आला अधिकारी उस गांव में पहुंचते हैं तो उस गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है। पीड़ित जो परिवार है उनके परिवार का कहना है कि उनके छोटे भाई और बड़े भाई दोनों से एनडीटीवी ने बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि पूरा गाँव ने मिलकर उनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया है और इस मामले को प्रशासन अब काफ़ी कड़ाई से देख रहा है, क्योंकि कमिश्नर ने बताया है कि 2-3 दिन से इस तरीके की सूचना आ रही थी, लेकिन जिला पंचायत के जो लोग होते हैं उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन को नहीं दी। तो कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। कमिश्नर ने जिस तरीके से जानकारी दी है कि उनकी ड्यूटी थी। जी बिल्कुल रमन, इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी घटना है जो दिल दहला देने वाली घटना है। और इस पे जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पुलिस की बात करें आप, चाहे वो गांव के वो बाकी जो ग्रामीण थे जिन्होंने इस घटना को अपने सामने होते हुए देखा और उसके बाद भी सूचना नहीं दी,
उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। और चलिए हम अपने संवाददाता शिवम का रुख करते हैं, जो कि लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं गोपाल खेमका हत्याकांड पे। कल रात भी वो मौजूद थे वहाँ पे जब पुलिस की रेड हो रही थी और मुख्य साजिशकर्ता को पकड़ा जा रहा था, और आज भी जहाँ इनकाउंटर हुआ था एक अपराधी का, तो वहाँ पर भी वो मौजूद रहे हैं। तो शिवम से हम अपडेट लेते रहेंगे। शिवम से लगता है कि फिर हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन इसका अपडेट जो है वो रमन जो हमारे संवाददाता हैं वो भी इस घटना पर रिपोर्ट करते रहे। तो रमन, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये बताइए कि ये बताइए जी। तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि इसमें अभी तक जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो अभी तक प्रगति इसमें हुई है, उसका मैं आपको अपडेट दे दूं। इसका जो मुख्य साजिश करता था अशोक शाह, वो पकड़ा गया है, वो पुलिस की हिरासत में है। उसे कल उदयगिरी अपार्टमेंट, जो कि पटना के रिहायशी इलाके में है, जो मुख्य जो पटना का व्यावसायिक इलाका है वहाँ पे उदयगिरी अपार्टमेंट है, वहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया। 601 नंबर फ्लैट में वो रह रहा था। बाकी जो मुख्य शूटर है उमेश नाम का व्यक्ति, जो हम सीसीटीवी फुटेज बार बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति गोली चलाता हुआ दिख रहा है गोपाल खेमका की गाड़ी के ऊपर में, वो व्यक्ति भी पुलिस के हिरासत में है। इसका एक साथी राजा, जो कि इसका न केवल हथियार का सप्लायर था, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी वहाँ घटनास्थल पर मौजूद था एक दूसरी बाइक पे, उसका आज सुबह पटना पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। और इसके तीसरे साथी की पटना पुलिस तलाश कर रही है। तो कुल मिला के ये जो हत्याकांड था, जिस पर बिहार सरकार और बिहार पुलिस और पटना पुलिस लगातार बैकफुट पर थी, वो गुत्थी अब सुलझती हुई दिख रही है। इस पे पीछे की कहानी क्या है, आखिर किसने इस मामले में पैसे दिए, क्यों कोई गोपाल खेमका जैसे व्यवसायी को मारना चाहता था, इन सारी बिंदुओं पे आज प्रकाश डालेंगे डीजीपी बिहार जो है वो 5 बजे जब वो प्रेस से मुखातिब होंगे। लेकिन तब तक ये घटनाक्रम, जो ये पूरी जो गुत्थी थी, इसके सुलझने के बाद से थोड़ी बहुत जो है वो राहत बिहार सरकार को मिलेगी, क्योंकि उनके ऊपर से जो एक प्रेशर था वो प्रेशर अब कम होता हुआ दिख रहा है। तो बिहार से जो अपडेट थे वो आज इतना ही, और बाकी खबरों के लिए हम लखनऊ चलते हैं रणवीर के पास। बहुत शुक्रिया प्रभाकर। आज उत्तर प्रदेश में 2 खबरें हैं, लेकिन पहली खबर हम बात करेंगे उस मामले की जो कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ धर्मांतरण का गिरोह चल रहा था। बलरामपुर ज़िला है, बलरामपुर ज़िले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और उसके 3 और सहयोगियों की। उस व्यक्ति का नाम छांगुर बाबा था। कई अलग अलग नाम थे, जमालुद्दीन भी नाम था। उसके बाद अंगूठियां बेचते बेचते वो लोगों की झाड़ फूक करने लगा, तो वो पीर बाबा बना, पीर बाबा से छांगुर बाबा बना, और अचानक उसके पास इतने पैसे आए कि वो पैसे 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं। यूपीएसटीएफ यूपीएटीएस दोनों जांच कर रही थी, और इस मामले में छांगुर बाबा की न सिर्फ गिरफ्तारी हुई, उसके 3 अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई। अब ये मामला आगे बढ़ रहा है, और आज छांगुर बाबा का जो मकान है बलरामपुर के मधुपुर गांव में, उस मकान पर बुलडोज़र चलाया गया। बुलडोज़र इसलिए चलाया गया क्योंकि वो जो मकान था वो उसमें नक्शे का कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से प्रशासन ने उस मकान पर बुलडोज़र चलाया। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया कि धर्मांतरण सिर्फ समाज विरोधी नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है, और चाहे वो छांगुर बाबा हो या कोई भी इस तरह का काम करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। अब इस मामले में ख़ास बात क्या थी? छांगुर बाबा के मामले में छांगुर बाबा एक ऐसा नेटवर्क चला रहा था जिसमें जाति देख करके ख़ास तौर पे लड़कियों को टारगेट किया जाता था। ये देखा जाता था कि कौन ब्राह्मण, कौन राजपूत, कौन सिखनी है, कौन ओबीसी वर्ग से आती है, कौन दलित है, और ऐसी लड़कियों को धर्मांतरित कराने के लिए एजेंट्स को 8 लाख रुपए से 15-16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। यानी एक लड़की अगर वो सिख या राजपूत है या ब्राह्मण है तो 15 से 16 लाख रुपए एजेंट्स को छांगुर बाबा देता था। अब इतने पैसे आते कहाँ से थे? तो यूपीएटीएस ने यह बताया कि ये सारे पैसे इस्लामिक देशों से आए थे। 40 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स थे और 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसमें फ़ंड आया था। और ये फ़ंड सिर्फ धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, कई जगहों पर संपत्तियां खरीदी गई। बलरामपुर में भी संपत्ति थी, महाराष्ट्र के लोनावला में भी संपत्ति थी, और पिछले साल जब यूपीएसटीएफ ने मुकदमा दर्ज किया था तो उस मुकदमे में कुल 10 नाम थे। 10 में 9 नामजद थे और 1 अज्ञात था, और जो 9 नामजद थे उनमें एक शख्स महाराष्ट्र का रहने वाला था। तो इस मामले में और कहाँ कनेक्शन है, कैसे फंडिंग हो रही थी, और ये पैसे जो 100 करोड़ से ज़्यादा का फंड आया वो सिर्फ धर्मांतरण या प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल हुआ या और ज़्यादा कुछ हुआ? नेपाल का क्या कनेक्शन है?
तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको लेकर के हमने एडीजी एलओ अमिताभ यश साहब से बात भी की थी। सुनिए ज़रा अमिताभ साहब ने क्या बताया। सर, छांगुर बाबा की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने कर ली, 3 अन्य को भी गिरफ्तार किया। ये क्या मामला था और कितना बड़ा है ये मामला? यूपीएसटीएफ को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि छांगुर बाबा नाम का एक व्यक्ति, जो अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रोजेक्ट करता है, इसने उतरौला जनपद बलरामपुर में एक बड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क खड़ा कर रखा है। इस प्रकरण की जांच की गई तो पता चला कि इस गैंग के एजेंट्स नवयुवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें कन्वर्जन के लिए प्रेरित करते हैं अथवा उन पर दबाव डालते हैं। नाबालिग बच्चों का भी कन्वर्जन इस गैंग द्वारा कराया गया। इस गैंग का लोकल इन्फ्लुएंस सिस्टम पर इतना था कि जो भी इनका विरोध करता अथवा इनके प्रभाव में नहीं आता तो उनके विरुद्ध कोर्ट से में कंप्लेंट दायर कर देते थे अथवा कोर्ट के माध्यम से उन पर मुकदमा लिखवा देते थे। इस कारण से कोई भी इनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। ग्रुप के लीडर छांगुर बाबा की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से इस्टेब्लिश हुआ है, उससे ये इंडिकेशन मिलता है कि इस गैंग का स्प्रेड पैन इंडिया है और लगातार इस गैंग द्वारा फॉरेन फंडिंग ज़्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से प्राप्त की जा रही थी। तो ये आप अमिताभ यश साहब को सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं और अब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, प्रशासनिक तौर पर लंबा अनुभव रखने वाले विक्रम सिंह साहब जुड़े हैं। विक्रम सर, बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। मेरा पहला सवाल ये है कि धर्मांतरण कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो छांगुर बाबा है, इसका नेटवर्क जातियां देख करके जो कन्वर्जन है वो करा रहा था और साथ ही जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं, अमिताभ यश साहब जैसा बता रहे थे कि वो अधिकारी मिले हुए थे और वो कोई भी इसके बात नहीं मानता था, इसके प्रभाव में नहीं आता था तो मुकदमा करके जेल भेज देते थे। तो ये जो सिस्टम का कनेक्शन है इस तरह के लोगों से, वो कितना आप लोगों को काम करने में मुश्किल रहा जब आप सर्विस में थे? रणवीर सिंह साहब नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हाजी पीर जमालुद्दीन छांगुर बाबा अपने में ही एक दूसरे प्रकार का धर्मांतरण का एक काला इसने अध्याय शुरू किया। इसके पहले धर्मांतरण होते थे छोटे मोटे स्तर पे, पूरी जमा पूंजी 2-4 करोड़ रुपए की हो सकती थी, लेकिन अगर आप इसमें देखें 106 करोड़ रुपए अभी 40 अकाउंट में खंगाल दिए जा चुके हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के मुस्लिम राष्ट्रों से ज़कात या इस प्रकार के क्रिप्टो करेंसी से पैसे की आमद की पूरी सूचना है। आप अगर इस अट्टालिका को, जो कि आप अपने फुटेज में दिखा रहे हैं, इसी की कीमत कई करोड़ होगी। अब आपके सामने 3 प्रश्न मैं कर रहा हूं। क्या ये अकस्मात आ गया? पुलिस की विवेचना में सबसे पहले पूछा जाता है जरियाए माश, जिसको कहते हैं आपकी आमदनी, ये आय कहां से आ रही है? क्या ये पुलिस ने जरूरी नहीं समझा था? ये सही कि एसटीएफ ने पिछले वक्त मुकदमा लिखा था और ऐसा व्यक्ति जो कि रेट लिस्ट बना ले और जजेस की पत्नियों को अपने व्यापार का पार्टनर बना ले। मैं फिर कह रहा हूं, जजेस की पत्नियों और महत्वपूर्ण अधिकारियों की पत्नियों और परिवार के लोगों को अपने व्यापार में पार्टनर बना ले, जिससे कि उसके काले धंधे में कोई रोक टोक ना हो। आपने प्रारंभिक संबोधन में यह भी कहा, अगर कोई साहस करे और साहस करे तो उसके पास ये गिद्धों का गिरोह था। जब मैं गिद्ध कह रहा हूं, ऐसे आक्रमणकारी जो इनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखा दें, फर्जी वाद दायर कर दें और इतना तंग कर दें कि अंततोगत्वा वो हथियार इनके आगे डाल दें। ऐसे शातिर दिमाग जाहिर है कि ताबीज बेचने वाला, अंगूठी बेचने वाला तो नहीं होगा। इसके पीछे एक सोच है। विक्रम सिंह साहब, आपको रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना पड़ेगा। बस हम आपको एक ब्रेकिंग खबर दिखा करके आते हैं आपके पास। शुक्रिया रणवीर। और ब्रेकिंग खबर आ रही है असम में अतिक्रमण पर एक्शन के दौरान हिंसा हुई है। असम के धुबरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। भीड़ ने बुलडोजर पर पत्थर से हमला किया है। असम के धुबरी से इस वक्त की बड़ी खबर। अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, बुलडोजर एक्शन हो रहा था, उसी दौरान वहां पर बुलडोजर पर पत्थरों से हमला कर दिया गया। यानी कि इस कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की गई और असम के धुबरी में अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान चल रहा था।
बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा बलों पर हमला किया गया, बुलडोजर को भी रोकने की कोशिश की गई और ये तस्वीरें आप उसी दौरान की देख सकते हैं। कैसे यहां पर कुछ लोगों के झुंड को आप देख पा रहे हैं, जिनके हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में लाठी डंडे भी हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि पथराव भी यहां पर किया गया और जैसे तैसे सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पाया। ये उग्र भीड़ नहीं चाहती थी कि यहां पर ये बुलडोजर एक्शन हो, इसलिए इसको रोकने के लिए, इस एक्शन में बाधा डालने के लिए लोगों का झुंड यहां पर इकट्ठा हो गया। इसमें महिलाओं को आप देख सकते हैं, इसमें पुरुष भी हैं और बुलडोजर पर ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ सुरक्षा बल भीड़ को तितर बितर करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बुलडोजर पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। कोशिश ये है कि बुलडोजर को अपना काम करने से रोका जाए। देखिए, बल्लियां हाथों में हैं, बड़े बड़े बांस हाथ में हैं और सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता रतनदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रतनदीप, क्या डिटेल्स है, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज असम के धुबरी जिले में सरकार ने अतिक्रमण के विरुद्ध एक बड़ा एक्शन लिया था। ये पहले से ही सरकार ने नोटिस जारी किया था और पहले से ही ये तय था कि आज धुबरी जिले के चापर रेवेन्यू सर्कल में जो अतिक्रमण किए हुए इलाके में यहाँ पे जो एविक्शन है, अतिक्रमण हटाए जाएंगे। और वहाँ पे जब बुलडोजर लेके प्रशासन के लोग पहुंचे तो कुछ इलाकों में कुछ एक झुंड ने, एक मॉब ने जो बुलडोजर है उसके ऊपर पथराव किया, उसको रोकने की कोशिश की, लाठी लेके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी चेस करने की कोशिश की। तो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी थोड़ा बल का प्रयोग किया और तुरंत ही वो जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के ऊपर उन्होंने काबू पा लिया है। उस इलाके में अभी उस इलाके को छोड़ के बाकी जो इलाके आज जहां पे अतिक्रमण के विरुद्ध एक्शन लेने की जरूरत थी, वहां पे एक्शन लिया गया है। धुबरी और ग्वालपारा, इन दोनों जिले को मिला के 540 हेक्टेयर जो सरकारी जमीन है जो कि अतिक्रमण की हुई है, इसको खाली करवाने की निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से और इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आज का जो एक्शन है, क्या अभी उसे रोक दिया गया है या फिर इस उपद्रव के बाद, हालात काबू में आने के बाद एक्शन फिर से शुरू हो गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि पूरा घटनाक्रम जो हुआ, क्या इसमें किसी को चोट भी आई है, कोई घायल भी हुआ है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से या भीड़ की तरफ से? देखिए, जब ये हादसा हुआ, जब ये हमला हुआ, तब ये अतिक्रमण के विरुद्ध जो एक्शन है उसको तब रोक दिया गया क्योंकि परिस्थिति के ऊपर काबू पाना पुलिस के लिए प्राथमिकता थी और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब परिस्थिति के ऊपर काबू पा लिया गया है। मगर आगे चल के सरकार फैसला देगी कि उस एक इलाके में फिर से कब होगा। मगर बाकी इलाकों में वहां पे एक्शन चल रहा है, वहां पे कोई घटना नहीं हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से बाकी इलाकों में हो रही है। और इसके साथ साथ जो इंजरीज की या फिर कोई खबर अब तक नहीं आई है क्योंकि पुलिस के मुताबिक उन्होंने बहुत कम बल प्रयोग किया है, जितना जरूरत हुआ है इतना ही प्रयोग किया है और बहुत जल्दी उन्होंने जो परिस्थिति है उसके ऊपर काबू पा लिया था। आखिरी सवाल रतनदीप, आखिरी सवाल ये, क्या इस एक्शन में बाधा डालने वाले लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कोई मामला भी दर्ज हुआ है? देखिए, थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है आला पुलिस अधिकारियों के साथ और उन्होंने सीधे तौर से कहा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टीवी चैनल वगैरह भी थे जो उसकी कवरेज कर रहे थे, तो फुटेज अब पुलिस मीडिया से भी लेगी और फुटेज में शिनाख्त की जाएगी कि ये कौन है। ये जो फुटेज हम दिखा रहे हैं इसमें सीधे तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन लोगों को जो हाथ में जो स्टिक लेके आके वहां पे हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी शिनाख्त की जाएगी और इनके विरुद्ध कार्रवाई भी आज शाम से शुरू हो जाएगी। जी, ये पता चल पाया है कि जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, ये लोग कौन हैं? क्या यहीं के निवासी हैं, कहीं बाहर से आए हैं? देखिए, इन लोगों का दावा है कि ये यहाँ के निवासी हैं और ये लोग कहाँ जाएंगे वो एक प्रश्न इन्होंने सरकार के सामने रखा था। मगर सबसे बड़ी बात है कि असम में घुसपैठ का एक मामला हमेशा रहा है, एक पॉलिटिकल मामला भी है और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में असम ने बहुत लोगों को जो कि इलीगल बांग्लादेशी हैं जो कि असम में चिपके रह रहे थे, इनकी पुशबैक भी की है। तो इसके संदर्भ में ये कहना कि ये लोग कौन है, इनकी शिनाख्त करने की भी जरूरत है। मगर बहुत लोगों का ये भी दावा है कि सालों से वहां पे रह रहे हैं, इनके पुरखों से वहां पे रह रहे हैं, तो एक लाइवलीहुड का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये कहा है कि सब कुछ मद्देनजर रखते हुए वो ये अतिक्रमण के विरुद्ध आते हैं। रतनदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा लाइन पर। इस बीच दो तस्वीरें जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरों की हम व्याख्या कर दें, आपको बता दें कि धुबरी इलाके के अंदर
एक बड़ी जगह पर अतिक्रमण किया गया था। लिस्टेड जगह है, कई इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर अतिक्रमण किया गया है और उन इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन था। यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन करने के लिए जब प्रशासनिक अमला पहुंचा सुरक्षा बलों के साथ, तो वहां पर इसको रोकने के लिए लोगों ने पथराव कर दिया, लाठी डंडों से हमला कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और हालात पर काबू पाया गया। रतनदीप का यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।